हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 6 मार्च के सभी करंट अफेयर को। इसलिए एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन आराम से नोट कीजिएगा, आराम से सुनिएगा और पीडीएफ क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर ले लीजिए, चेकआउट कीजिए। वहां पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ अवेलेबल है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आज के सेशन का, तो देखिए, पहला रिवर डॉल्फिन जनगणना जो कि कुछ समय पहले करवाई गई थी, उसके डेटा को रिलीज किया गया है। तो क्वेश्चन हमारा इसी से है, भारत का पहला रिवर डॉल्फिन जनगणना सर्वेक्षण किया गया और इस सर्वेक्षण के अनुसार देश में डॉल्फिन की कुल संख्या कितनी दर्ज की गई। तो ऑल ओवर इंडिया में अगर हम रिवर डॉल्फिन की बात करें, मीठे पानी की जो डॉल्फिन है, उनकी टोटल संख्या दर्ज की गई है 6327। ये जो सर्वेक्षण है ना, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करने वाली एक संस्था है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वाइल्ड लाइफ रिसर्च के लिए यह संस्था काम करती है पूरे इंडिया में। इसने करवाया था और यह सर्वेक्षण किया गया था 2021 से 2023 के बीच में और डेटा को अब रिलीज किया गया। 3 नदी तंत्र हैं जिनमें यह सर्वेक्षण किया गया रिवर डॉल्फिन को लेकर। एक तो गंगा और उसकी सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां, और एक इंडस रिवर वैली है ना, जो सिंधु है ना नदी है, उसकी सहायक नदियां हैं, उनमें रिवर डॉल्फिन को काउंट किया गया। अब आपको यहां पर यह चीज इंटरेस्टिंग लगेगी कि 6327 जो रिवर डॉल्फिन है ना, उनमें से 6324 अकेले गंगा और उसकी सहायक नदियों में देखने को मिली है और मात्र 3 डॉल्फिन ऐसी है जो कि व्यास नदी में देखने को मिली, जो कि सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा है। केवल 3, और बाकी 6324 कहां पर, गंगा और उसकी सहायक नदियों में। अब यहां पर ऑल ओवर कितनी हो गई, 6327। अगर हम स्टेट वाइज पॉपुलेशन देखते हैं तो सबसे ज्यादा ही यूपी में 2397, सेकेंड पर आता है बिहार 2220 और वेस्ट बंगाल 815। ये टॉप 3 स्टेट हैं, इन्हें याद रखिएगा। अब वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करें, जिसने जनगणना की है रिवर डॉल्फिन की, तो इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत ये काम करती है। वाइल्ड लाइफ रिसर्च के काम के लिए जानी जाती है और हेडक्वार्टर है उत्तराखंड के देहरादून में। सेकंड क्वेश्चन पर आएंगे, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई। नाम से आपको कुछ समझ में आ रहा है? एकल महिला मतलब जो सिंगल हैं या फिर अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, ऐसी जो महिलाएं हैं उनके लिए एक स्वरोजगार योजना है, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, जिसे लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है उत्तराखंड सरकार को। आंसर डी, उत्तराखंड ने इस स्कीम को हाल ही में जारी किया। अब देखिए, राज्य में जो अनमैरिड वीमेन हैं, डिवोर्स्ड वीमेन हैं, इसके अलावा डिसेबल्ड जो वीमेन हैं, उन्हें इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाना, आर्थिक रूप से सशक्त बनाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और इसके लिए गवर्नमेंट ने हाल ही में 30 करोड़ रुपए का बजट राज्य में व्यय करने के लिए बजट रखा है इस स्कीम के लिए। पर्टिकुलर होगा क्या, स्मॉल बिजनेसेस के लिए, जो स्मॉल बिजनेस है उनके लिए लोन दिया जाएगा महिलाओं को। 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि मिलेगी, जिसमें से 75% बियर करेगी गवर्नमेंट एक सब्सिडी के रूप में, और बाकी 25% राशि को मिलाना पड़ेगा जिसको भी लाभ चाहिए उस महिला को। अगर 2 लाख रुपए का कोई बिजनेस है तो 50,000 महिला मिलाएगी और 50,000, और इसके अलावा जो 1.5 लाख रुपए है 75% वो कौन दे देगा, गवर्नमेंट, सब्सिडी के रूप में। महिला जितनी भी है राज्य की जो कि इस स्कीम की लाभार्थी होंगी, जो कि कैटेगरी में आएंगी, उनको ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए या फिर कोई बुटीक खोलने के लिए, कोई शॉप खोलने के लिए, स्मॉल बिजनेसेस के लिए लोन दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। 75% राशि सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। पहले साल में 2000 महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा, जिसके लिए 30 करोड़ रुपए यहां पर आवंटित किए गए हैं। तो उत्तराखंड राज्य की यह योजना है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, जिसे हाल ही में राज्य में लॉन्च किया गया। डन।
ऑफर ऑफ द डे मैं आपको पहले ही बता देता हूं, तो आप सभी के लिए देखिए अक्षय सर का जो साइंस का कोर्स है, जहां पर बहुत ही सिंपल ट्रिक के माध्यम से, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट के माध्यम से पूरे साइंस को यहां पर कवर करवाया गया है। 20 आवर में आपको पूरा साइंस यहां पर मिल जाएगा। 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके यहां पर कवर कराए गए हैं और 1000 से ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। काफी नॉमिनल चार्जेस में ये 24 आवर के लिए आपके लिए अवेलेबल है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां पर क्लिक करके आप अवेल कर लीजिए और कोई भी डाउट हो तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिए। तो साइंस आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हर एग्जाम में देखिए आजकल साइंस का वेटेज बहुत बढ़ता जा रहा है, स्पेशली एसएससी के एग्जाम में। तो आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक के माध्यम से यहां पर पूरा साइंस आपका कवर हो जाएगा। आगे आइए, स्टीव स्मिथ नाम सुना होगा ना, जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल से संन्यास की घोषणा की, किस देश के खिलाड़ी हैं? तो अभी इंडिया ने आपको पता है सेमीफाइनल में हराया है ऑस्ट्रेलिया को चैंपियंस ट्रॉफी के, और हम फाइनल में पहुंचे। तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया टीम के जो प्लेयर है स्टीव स्मिथ, इन्होंने इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट से संन्यास की हाल ही में घोषणा की है। कहां के खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ। देखिए हमारे लिए इतना काफी हो जाता कि किस देश के खिलाड़ी हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, फेमस भी हैं, तो आप याद रख पाएंगे। इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस किया है इन्होंने। वैसे ऐसी अचीवमेंट तो नहीं है जो कि हमको एग्जाम में पूछी जाए, पर फिर भी हम इंफॉर्मेशन के लिए देख लेते हैं। 170 इन्होंने मैच खेले हैं वनडे, रन बनाए हैं 5800। सेंचुरी या हाफ सेंचुरी की बात करें तो 12 सेंचुरी देखने को मिलती है और 35 इनकी हाफ सेंचुरी देखने को मिलती है। हाईएस्ट स्कोर जो इन्होंने बनाए हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया था 2016 में 164 रन का। तो ये स्टीव स्मिथ हैं जिन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट से संन्यास का अनाउंसमेंट किया। किस देश के क्रिकेट प्लेयर हैं ये इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर हैं। दिलजीत दोसांझ को किस इंटरनेशनल ब्रांड ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आपको पता है अभी प्यूमा इंडिया ने अपने बैडमिंटन जो एसेसरीज है उसके लिए इंडियन एम्बेसडर नियुक्त किया था, ब्रांड एम्बेसडर बनाया था किसको? पीवी सिंधु, है ना। बैडमिंटन प्रोडक्ट जो भी लॉन्च करेगा प्यूमा इंडिया, तो उसके लिए उन्होंने पीवी सिंधु को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, हमारी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अब दिलजीत दोसांझ को इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं अपने ब्रांड का लिवाइस ने। आंसर सी, लिवाइस के ब्रांड एम्बेसडर बने दिलजीत दोसांझ। बहुत ही फेमस सिंगर हैं, आपको पता है पंजाबी सिंगर हैं दिलजीत दोसांझ। अब पूरे वर्ल्ड में लिवाइस के जितने भी प्रोडक्ट हैं, शूज से लेकर क्लोथिंग ब्रांड जो उनका है, जितने भी हैं उनको प्रमोट करेंगे दिलजीत दोसांझ पूरे वर्ल्ड में। तो लिवाइस एक अमेरिकन क्लोथिंग ब्रांड है जिसकी स्थापना 1853 में की गई थी, और अब इसके ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर इंडियन पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ को बनाया गया है। आगे आइए, अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डिसआर्ममेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस डे ये हर साल मनाया जाता है कब? 5 मार्च को। आपको नाम से समझ में आना चाहिए, जो ऐसे वेपन्स हैं जो कि पूरे के पूरे जेनोसाइड कर सकते हैं, मतलब एक बहुत बड़ी कम्युनिटी या बहुत सारे लोगों को एक साथ, मास जेनोसाइड जिसको बोलते हैं, एक साथ हार्म कर सकते हैं। ऐसे वेपन्स को खत्म करने के लिए देशों को अवेयर करना, लोगों को अवेयर करना कि भाई इनसे पूरी मानव जाति ही खत्म हो सकती है इन फ्यूचर। लाइक अगर हम देखें तो न्यूक्लियर वेपन है ना, न्यूक्लियर बम है, हाइड्रोजन बम है, इसके अलावा केमिकल वेपन्स अभी तक तो शायद किसी भी देश ने यूज नहीं करा है, लेकिन ये ऐसे वेपन्स है जो कि मास जेनोसाइड कर सकते हैं किसी भी देश में, देश की देश भी खत्म कर सकते हैं। तो सभी देशों को इसके प्रति अवेयर करना कि भाई ऐसे वेपन्स खत्म किए जाने चाहिए, और लोगों को भी इसके प्रति अवेयर करना कि भाई अपनी अपनी गवर्नमेंट को इसके प्रति रिस्पॉन्सिबल बनाओ आप कि ऐसे वेपन्स पूरे वर्ल्ड से खत्म किए जाए। तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस हर साल मनाया जाता है 5 मार्च को। ठीक है,
सबसे पहली बार सामूहिक विनाश के जो हथियार हैं उनके खतरों के बारे में लोगों को अवेयर करना और डिसआर्ममेंट एफर्ट को लेकर लोगों में अवेयरनेस बढ़ाना इस डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। 2021 में यूनाइटेड नेशन में इस डे को मनाए जाने का प्रस्ताव आया था सबसे पहली बार, और 2022 में यूनाइटेड नेशन ने, जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है, उसने एक्सेप्ट किया था कि भाई इसे हम मनाएंगे 5 मार्च को नेक्स्ट ईयर से, और पहली बार ये डे मनाया गया 5 मार्च को 2023 में। अब ये तो हो गई डे की बात। इसके अलावा इसके लिए एक वीक भी मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन हर साल 24 से लेकर 30 अक्टूबर तक यूनाइटेड नेशन डिसआर्ममेंट वीक के रूप में भी मनाता है पूरे वर्ल्ड में। इसकी डेट याद रखिएगा, 24 से लेकर 30 अक्टूबर तक यूनाइटेड नेशन डिसआर्ममेंट वीक। इसकी शुरुआत की गई थी 1978 में, और जो डे है उसकी शुरुआत की गई थी कब? 2023 में। क्लियर? इसके अलावा 3 मार्च को हमने एक डे और पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। यह 3 मार्च को मनाया जाता है हर साल। हाल ही में चर्चा में रही जुआंगा ट्राइब भारत के किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य में निवास करती है? जुआंगा कम्युनिटी या जुआंगा ट्राइब भारत के ओडिशा राज्य में निवास करती है। अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि ओडिशा में जो जुआंगा ट्राइब है, जो कि स्पेशली ओडिशा के कोंझर क्षेत्र में निवास करती है, इनका एक ह्यूमन राइट वायलेशन का मामला देखने को मिला। मतलब इनके ह्यूमन राइट को कहीं ना कहीं वायलेट किया गया है, इनके मानव अधिकार के उल्लंघन का मामला देखने को मिला है। और यहां पर इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये बहुत ही फेमस एक पीवीटीजी से, भारत की, मतलब विशेष कमजोर जनजाति समूह में इसे शामिल किया जाता है इंडिया में। तो जुआंगा ट्राइब अभी सुर्खियों में थी इनके ह्यूमन राइट वायलेशन को लेकर। अब इनका जो ह्यूमन राइट वायलेशन का केस है ना, ये केस पहुंच गया है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन तक, और इन्होंने जो कलेक्टर हैं क्योंझर क्षेत्र के, पर्टिकुलर क्षेत्र के, उनसे रिपोर्ट मांगी है कि आप रिपोर्ट सबमिट करो भाई, कि आप कैसे इतनी, मतलब कमजोर जनजाति समूह में जिनको शामिल किया जाता है, उनके ह्यूमन राइट वायलेशन को भी प्रोटेक्ट नहीं रोक पा रहे, उनके ह्यूमन राइट को भी नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहे, तो इस पर अपनी रिपोर्ट सबमिट करो। तो अभी ये सुर्खियों में थी जनजाति जुआंगा ट्राइब, ओडिशा के क्योंझर क्षेत्र में ये निवास करती है, और भारत की जो 75 अत्यधिक कमजोर जनजाति समूह हैं उनमें इनको शामिल किया जाता है। इंडिया में अत्यधिक कमजोर जनजाति समूह की पहचान या घोषणा करने का अधिकार केंद्र सरकार को है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जनजातियों के संरक्षण के लिए बहुत सारे प्रावधान है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 338A में आते हैं, 338A, तो हमको राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग देखने को मिलता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो 5th और 6th शेड्यूल है वो जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन की ही बात करती है। तो इस तरीके से जनजातियों को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो जुआंग ट्राइब कहाँ की ट्राइब है? क्वेश्चन हमारा ये था। ये ओडिशा की ट्राइब है, जो कि हाल ही में सुर्खियों में रही। ओडिशा के क्वेंझर क्षेत्र में ये निवास करती है। कौन से भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हाल ही में कांस इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट का खिताब जीता है? कांस इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है हाल ही में पी इनियान ने। आंसर डी हो जाएगा। पी इनियान भारत के तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और 2019 में चेस ग्रैंड मास्टर बने थे। कौन? पी इनियान। ये हैं पी इनियान। तो इन्होंने हाल ही में फ्रांस के कांस में आयोजित 38th कांस इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। कांस ओपन चेस इंटरनेशनल टूर्नामेंट की बात करते हैं तो कांस में आयोजित किया जाता है, जो कि फ्रांस का शहर है। इसके पहले 37th एडिशन के विनर भी भारत के ही प्लेयर रहे हैं, चेस प्लेयर भरत सुब्रमण्यम, है ना। इन्होंने 37th एडिशन को अपने नाम किया था, और ये जो 37th एडिशन है 2024 में ही आयोजित किया गया है। कांस चेस नाम की एक संस्था है जो कि फ्रांस का चेस क्लब है, चेस खेलों का आयोजन करवाता है। ये हर साल इस टूर्नामेंट को आयोजित करवाता है। इस साल 38th कांस इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट का खिताब इंडिया के तमिलनाडु के चेस ग्रैंड मास्टर पी इनियान ने अपने नाम किया है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, जन औषधि सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया जा रहा है? भारत में जन औषधि सप्ताह मनाया जा रहा है 1 से लेकर 7 मार्च तक, मतलब कल ये खत्म हो जाएगा। उद्देश्य क्या है और मनाता कौन है? पहली चीज तो ये आती है। तो भारत में देखिए डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, जो कि भारत में मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के अंतर्गत आता है, इसके द्वारा 1 से 7 मार्च तक मनाया जा रहा है जन औषधि वीक के रूप में। यहां पर एक योजना है गवर्नमेंट की, जो कि कमजोर वर्गों को, देश में जो गरीब तबके हैं, कमजोर वर्ग हैं, उनको अफोर्डेबल प्राइस पर जेनरिक मेडिसिन उपलब्ध करवाने से संबंधित है। यह केंद्र की योजना है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। इसको देश में प्रमोट करना है ना। इसके क्या क्या फायदे हैं? देश के गरीब वर्गों तक पहुंचाना। स्कीम का नाम प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। तो इसके जो भी सफलता है, इसका जो भी इफेक्ट हुआ है समाज में, और इसके प्रति लोगों को अवेयर करना कि भाई इससे जेनरिक मेडिसिन बहुत ही लो प्राइस पर हर व्यक्ति को, गरीब तबकों को उपलब्ध है। यह मैसेज हर व्यक्ति तक सर्कुलेट करने के लिए जन औषधि वीक मनाया जा रहा है। कब से कब तक? 1 से लेकर 7 मार्च तक। इस स्कीम को देखिए कांग्रेस के शासनकाल में वैसे 2008 में शुरू किया गया था, लेकिन फिर थोड़े समय बाद ये बंद हो गई और फिर 2015 में इसे फिर से एक बार शुरू किया गया। कांग्रेस के शासन में यह जन औषधि स्कीम के नाम से शुरू की गई थी 2008 में, फिर 2015 में इसे प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के रूप में फिर शुरू किया गया, और फाइनली 2016 में इसका एक बार फिर नाम चेंज किया गया, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, और अभी यह इसी नाम से देश में जानी जाती। गरीब लोगों के लिए अफोर्डेबल रेट पर क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन उपलब्ध करवाना इस योजना का उद्देश्य है। और इस योजना के तहत ही पूरे इंडिया में 10,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र वर्तमान में केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, जहां से इन मेडिसिन को लिया जा सकता है कम रेट पर। ओके, तो इस योजना को प्रमोट करना ही उद्देश्य है जन औषधि वीक का। कब से कब तक? 1 से लेकर 7 मार्च तक। नए नियंत्रक महासंचालक रक्षा लेखा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंग्लिश में नाम पढ़ते हैं, थोड़ा टफ हो रहा है। कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट। आपको यह समझ में आ जाएगा कि डिफेंस मिनिस्ट्री में अकाउंट को देखने का काम करते हैं, अकाउंट को मेंटेन करते हैं कौन? कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट। हाल ही में इस पद पर अपॉइंट किए गए डॉक्टर मयंक शर्मा। अब यहां पर डॉक्टर मयंक शर्मा की हम बात करें तो 1989 बैच के इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस के अधिकारी हैं, बहुत ही फेमस। कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट का पद किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आएगा, है ना। डिफेंस मिनिस्ट्री में जो इंडियन डिफेंस फोर्स है उनका अकाउंट, सैलरी, पेंशन, बेनिफिट्स क्या क्या हैं, उन सभी को संभालने का काम जो मुख्य अधिकारी का होता है वो होते हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, जिनके पद पर हाल ही में नियुक्त किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा डॉक्टर मयंक शर्मा को। ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, दूसरा प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट कौन सा बना है जिसने सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की है? तो 2025 में हाल ही में दूसरा प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट है जो कि चंद्रमा की सतह पर उतरा है, और यह बना है ब्लू गोस्ट। आंसर सी। अमेरिका की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है, एरोस्पेस कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस, यूएसए की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है, एरोस्पेस सेक्टर में काम करती है। इसने ब्लू गोस्ट लूनार लैंडर की सफलतापूर्वक लैंडिंग करवाई है चंद्रमा की सतह पर। वैसे इसके पहले 2024 में यह काम ओडिसियस लैंडर भी कर चुका है, जो कि एक दूसरी अमेरिकी प्राइवेट कंपनी का एक लैंडर है। तो पहले ओडिसियस चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला पहला प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट था, है ना। और अब दूसरा बना है ब्लू गोस्ट लूनार लैंडर। यह वैसे नासा का एक अभियान चल रहा है, एक बोल सकते हैं योजना चल रही है नासा की। इस योजना का नाम है कमर्शियल लूनार पेलोड सर्विसेज। नासा का एक मिशन है, इनिशिएटिव है
इसके तहत क्या है कि नासा पूरे अमेरिका में प्राइवेट सेक्टर के जो स्टार्टअप हैं जो कि एरोस्पेस में काम करते हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं कि वो एरोस्पेस सेक्टर में ग्रो करे, नए नए इनिशिएटिव लें, है ना, और इनोवेशन करें। तो उनको ग्रो करवाने के लिए, उनकी मदद के लिए इस स्कीम को, कमर्शियल लूनार पेलोड सर्विसेज इनिशिएटिव को नासा ने लॉन्च किया था। और इसी के तहत पहला जो एयरक्राफ्ट है जो कि चंद्रमा की सतह पर जिसने लैंडिंग की, ओडिसियस लैंडर हो गया था 2024 में। और अब एक और अमेरिकी प्राइवेट कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस का ब्लू गोस्ट लूनार लैंडर दूसरा ऐसा एयरक्राफ्ट बना है जो कि चंद्रमा की सतह पर जिसने लैंडिंग की है सफलतापूर्वक। ये दूसरा है। ओके, तो जो ब्लू गोस्ट लूनार लैंडर गया था है तो प्राइवेट कंपनी का, पर इसे लॉन्च किया था एक स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट जो कि एलन मस्क की कंपनी है, इसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था 15 जनवरी 2025 को। यह दूसरा है ब्लू गोस्ट लूनार लैंडर। डन। तो यहां पर 6 मार्च के सभी करंट अफेयर हो गए। यहां पर देखिए दो ही चीज याद रखना कि पहला प्राइवेट एयरक्राफ्ट जो कि चंद्रमा की सतह पर उतरा वो कौन, ओडिसियस लैंडर यूएसए की कंपनी का है, प्राइवेट कंपनी का। और दूसरा भी यूएसए की प्राइवेट कंपनी का है, इसका नाम है ब्लू गोस्ट लूनार लैंडर जो कि चंद्रमा की सतह पर जिसने सफलतापूर्वक लैंडिंग की। इन दो लाइन के अलावा बाकी आप छोड़ सकते हो। तो यहां पर 6 मार्च के सभी करंट अफेयर हमने समझे, एक एक फैक्ट को समझा। अब लास्ट डे के क्वेश्चन को यहां पर रिवाइज करते हैं। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब केरल को हराकर किस टीम ने जीता है? तो इसे जीता है विदर्भ ने, केरल को हराकर। यमांडू ओरसी हाल ही में किस देश के प्रेसिडेंट बने हैं? तो ये प्रेसिडेंट बने हैं उरुग्वे के। 4 मार्च 2025 को किन दो रेलवे पीएसयूज को नवरत्न का दर्जा दिया गया? तो आईआरसीटीसी और आईआरएफसी दो हैं। 12वें रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है कहां पर? राजस्थान के जयपुर में। आगे 42 नेशनल सीनियर रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जा रहा है? इसका आयोजन किया जा रहा है भोपाल में। हाल ही में हिम्मत शाह का निधन हो गया, इनका संबंध कला के क्षेत्र से है, आर्ट के क्षेत्र से। फ्रॉम बोरोस टू बिल्डर्स विमेन्स रोल इन इंडियन फाइनेंशियल ग्रोथ स्टोरी रिपोर्ट किस संस्था ने प्रकाशित की है? तो इसे प्रकाशित किया है नीति आयोग ने। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025 में आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड किसे दिया गया? तो यह दिया गया आईसीसी के चेयरमैन जय शाह को। क्रिश्चियन स्टोकर किस देश के चांसलर बने हैं? तो ये चांसलर बने हैं ऑस्ट्रिया के। और प्रोजेक्ट लायन कब शुरू किया गया था? तो देश में प्रोजेक्ट लायन को शुरू किया गया था 15 अगस्त 2020 को। ये हमारे लास्ट डे के करंट अफेयर है। अब हम क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र कासो 4.2 H2O जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। पंजाब में किस त्योहार को नव वर्ष के रूप में या उत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो यह है बैसाखी। और किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है? तो यह है विटामिन B3 जिसे नियासिन के नाम से पुकारा जाता है। ये तीनों क्वेश्चन हो गए कल के सेशन के। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे आंसर कीजिएगा कमेंट में। लव हार्मोन किसे कहा जाता है? पहला क्वेश्चन। सेकंड, भारत में लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? थर्ड क्वेश्चन, कोयला किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है या किस प्रकार की चट्टान से प्राप्त होता है? तीनों ही क्वेश्चन के आंसर कमेंट में कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। और इसके अलावा एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट दोनों ही एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको सारे कोर्सेस वहां पर अवेलेबल है, आप चेकआउट कीजिए। और काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल भी आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। डेली करंट अफेयर की पीडीएफ भी आपको वहीं मिल जाएगी, तो आप वहां से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और साइंस का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दी है, वहां पर क्लिक करके आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। चलिए कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।